आज की सदी का सबसे बड़ा जोक है सर ये। सदी का सबसे बड़ा जोक है कि गर्म सिंदूर हमारी रगों में बह रहा है। क्या मतलब एक सस्ती बी ग्रेड फिल्मों के सी ग्रेड डायलॉग। इससे पहले कादर खान इस तरह के बड़े बड़े डायलॉग लिखते थे, बड़े भारी भरकम डायलॉग लिखते थे। अब कादर खान साहब तो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उसके बाद ये बची उनकी जगह खाली हो गई थी। बॉलीवुड में बड़ी राइटर की कमी महसूस करी जा रही थी। मोदी जी ने इस बात की कमान संभाल ली। और सबसे बड़ी बात आपको एक और बताता हूँ, मोदी जी जो हमारे देश के लोगों का दुख दर्द जो है वो नहीं देख सकते। उन्हें लोगों के चेहरे पे हंसी चाहिए, तो ऐसे ऐसे टाइम पे वो हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में कोई ना कोई ऐसा चुटकुला छोड़ देते हैं कि जिससे लोग हंसते रहते हैं। जब से उन्होंने कहा मेरी रगों में सिंदूर है, तमाम लोग हंस रहे हैं, तमाम लोग खुश हैं, तमाम लोग आराम से मजे ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा मैं कटर की गैस से चाय बनाता हूँ। उससे पहले कहा उन्होंने कि बादल आएंगे और तो राडार काम नहीं करेंगे। तमाम राडार वैज्ञानिक, तमाम रक्षा अनुसंधानकर्ता जो थे वो इस बात को सुन सुन के रोज भी आज याद करते हैं और फिर हंसते हैं यार ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई कि बादल आएंगे राडार काम नहीं करेंगे। गैस कंपनियां IGL हुई है और ये BPL हुई है, जितनी बड़ी बड़ी गैस कंपनियां, भारत पेट्रोलियम है जो हमारे को गैस सप्लाई करती हैं, वो सारी कंपनी उनके एम्प्लॉय कर रहे हैं। यार ये कौन सी गैस की कंपनी आ गई। सर्टिफिकेट उनसे मांगते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, ये 7 लोग वो हैं जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। आतंकवादी ये भी, और इनके लिए आतंकवाद अधिनियम के तहत इनके लिए फांसी की सजा की मांग करी गई है। और अगर और नाम चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, वेलू पिल्ले प्रभाकरन, लिट्टे का हेड, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन का मुखिया, क्या वो मुसलमान था? दारा सिंह, जिसने उड़ीसा में फादर ग्राहम सेन्स और उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था, क्या वो मुसलमान था? नहीं था। गुजरात के दंगों में गर्भवती का पेट काट के उसके भ्रूण को निकाल के और तलवार के नोक पे लहराने वाला दारा सिंह, वो सॉरी बाबू बजरंगी, क्या वो मुसलमान था? नहीं था। जो आतंकवादी होते हैं आतंकवादी होते हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी आतंकवादी तो वही होते हैं जो बम फोड़ते हैं। भाजपा 9 तारीख से जो है सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेकर घर घर सिंदूर बांटने जा रही है। आपके घर भी सिंदूर पहुंचने वाला, भाजपा कार्यकर्ता लेकर पहुंचेंगे, कैसे देख रहे हैं? कोई बात नहीं, मेरी वाइफ तैयार बैठी है, जैसे भाजपा कार्यकर्ता पहुंचेंगे चप्पल लेके तैयार है, क्योंकि मेरी पत्नी की मांग में सिंदूर भरने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। और मेरी पत्नी को सिंदूर कैसे दे सकता था? नहीं दे सकता। सिंदूर की गरिमा होती है, सिंदूर वही दे सकता है जो इसकी हकदार हो, जो उसका हकदार हो। किसी और की मांग में सिंदूर मैं जाके कैसे भर दूंगा? किसी और को मैं जाके सिंदूर कैसे ऑफर कर दूंगा? लोग मुझे पीटेंगे। और यही हाल अब इनके भाजपा कार्यकर्ता को होने वाला है। लोग जा रहे हैं ना घर घर सिंदूर देने, बांटने जाने, कैसे बांट देंगे भाई? ये सिंदूर देने का अधिकार सिर्फ एक को मिलता है। भारतीय शास्त्र के अनुसार भी, धर्म के अनुसार भी, संविधान के अनुसार भी, जो पति है वही पत्नी को सिंदूर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो मोदी जी आप खरीदने जा रहे हैं, मोदी जी भेज रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही भेज रहे हैं ना शर्मा जी? सोच समझ के नहीं भेज रहे, वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने जो है राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करा है। राजनीतिक अपनी रोटियां सीखने में लगे हुए हैं, सिर्फ वो राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ना सेना के शौर्य के लिए उनके पास टाइम है, ना सेना का सम्मान करने के लिए उनके पास टाइम है। उनके पास सिर्फ एक चीज का टाइम है, मोदी 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 मोदी। आपने अभी उनका गुजरात में भाषण सुना होगा। गुजरात की जब तमाम रोड शो हो रहे हैं, भाषणबाजी हो रही है, उनमें सब में क्या करें? अगर आपने चैन से बैठना है तो रोटी चैन से खा लो, नहीं तो मोदी की गोली तैयार है। मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी, मोदी ने उनका डट के मुकाबला करा। मोदी ऐसा कर देगा, मोदी वैसा कर देगा, मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा। अपना ही नाम स्वयं लिए जा रहे हैं, अपना ही नाम स्वयं लिए जा रहे हैं। अपनी वाहवाही, अपनी पीठ खुद ही थपथपाने में लगे। आपने काम करा होता, दुनिया आपकी अपने आप पीठ थपथपाएगी। हमारे UPSC के एस्पायरेंट्स होते हैं, कोई भी एक UPSC का जो हर साल रिजल्ट आता है, टॉपर आता है कोई ना कोई, क्या वो जा के गली गली मोहल्ले मोहल्ले बताता है मैं UPSC का टॉपर हूँ? नहीं। ऑटोमेटिकली अखबार वाले आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, मीडिया वाले आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तमाम जगहों से उसकी जो है बधाइयाँ आती हैं। अपने आप लोग आते हैं कि हाँ भाई आप UPSC के टॉपर हो, जाहिर सी बात है। लेकिन ये हमारे ऐसे महाशय हैं कि जो पास होने के बाद 40% मार्क्स लेके और कह रहे हैं अरे मैं तो पास हो गया, मैं तो पास हो गया, मुझे बधाइयाँ दो, मैं तो पास हो गया, मुझे बधाइयाँ। मोदी जी परिवार मानते हैं आपको, खुशखबरी परिवार को बताना जरूरी है ना? सारे परिवार को पहले से पता है इसमें क्या है। और परिवार की बात आपने सुनी। अगर आप परिवार मानते हो तो पूरा भारत को आप परिवार मानते हो, मान लीजिए आपकी बात, 140 करोड़ लोग आपके परिवार हैं। तो यही 140 करोड़ लोग एक बात भी तो कह रहे थे कि इस बार पाकिस्तान को छोड़ना नहीं, हम आपके साथ हैं। इस बार पाकिस्तान को नाबूद कर दो, हम आपके साथ हैं। इस बार इसे पूरी तरह सबक सिखा दीजिए, हम आपके साथ हैं। पूरे परिवार ने एक ही शब्द में एक ही बात बोली। उसके बावजूद भी हुआ क्या? 72 घंटे युद्ध चला हमारा। 72 घंटे बाद ट्रम्प साहब आते हैं, लटगाड़ते हैं, हाँ भैया तुम्हारा तो सीज फायर हो गया, खत्म कहानी, कंप्रोमाइज करो, हाथ मिलाओ, चलो अपने अपने घर जाओ। हो गया। क्या है ये? ट्रम्प साहब से एक बार भी ना आपने वो कहा कि नहीं आप कौन होते हैं बीच में दखलंदाजी करने वाले? ट्रम्प के लगातार ट्वीट आते हैं। एक दिन ट्रम्प कहता है नहीं मैंने नहीं करा, फिर वो अगले दिन ट्वीट आता है कि जी मैंने तो दोनों पक्षों को समझाया था, अगर आप मेरे साथ व्यापार करना चाहते हो तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके साथ व्यापार बंद कर दूंगा। इसलिए दोनों पक्ष राजी हो गए और मेरे लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। कहाँ राजा भोज भारत और कहाँ गंगू तेली वो हमारा ये पाकिस्तान, दोनों में कोई मुकाबला है? एक अर्श पे है, दूसरा फर्श पे है। अरे शर्मा जी जो पाकिस्तान कर रहा है वही तो आप लोग कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं ना आप लोग।
देखिए जी, इसमें कोई पाकिस्तान और दो हिंदुस्तान वाली बात नहीं है। हाँ। सवाल उठाना स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है और हमारे भारत में लोकतंत्र है, ये परंपरा जिंदा है। पाकिस्तान में कौन सा लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? पदस्थ प्रधानमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुबह बैठा होता है, दोपहर को सेना आ जाती है, सेना उसे कब्जे में करके ले लेती है। उसके बाद सैनिक शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति को सरेआम गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेनजीर भुट्टो पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाती है। यहाँ वहाँ पाकिस्तान के क्या मुकाबला हमारे से? भाई हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के परिवार हैं, हम उसको ध्यान रखते हैं, हम उसका निर्वहन करते हैं और स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे बड़ी जीत है। और वक्त होता है ना जी, नाजुक वक्त पे आप सब ठीक है। आज हम आप हमें सारे के सारे भाजपा वाले हमें गलत ठहरा रहे हैं कि हमारे कांग्रेसी जो है सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो आप सबसे शुरुआत आपने कहाँ से करी सर? 1962 का भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। चलते युद्ध के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी नए नए सांसद बने थे। उन्होंने कहा नेहरू जी संसद सत्र बुलाइए, इस पे क्या हो रहा है, हमने क्या अभी तक पाया, क्या हमें खोया है, हमारा ये युद्ध कब तक चलेगा, हमारी स्थिति स्पष्ट कीजिए, संसद सत्र बुलाइए। उन्होंने इनकार करा तो धरने पे बैठ गए अटल बिहारी वाजपेयी जी। धरने पे बैठने के बावजूद भी फिर नेहरू जी ने संसद सत्र आहूत करा, संसद सत्र चला, तमाम सवाल जवाब हुए, सवालों के जवाब दिए गए, सवाल पूछे गए, जवाब दिए गए। तो ये स्वस्थ लोकतंत्र का परंपरा है ना। अगर आप ये सवाल पूछना गलत ठहराते हो तो कहीं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे, तो उन्होंने नेहरू जी से सवाल जवाब करे, क्यों उन्होंने संसद सत्र बुलाने की मांग करी? जाहिर सी बात है। अब आप कहते हैं कि युद्ध पॉज पे चला गया है, खत्म हो गया, तो देश को जानने का हक है सर, हमने क्या खोया और क्या पाया। लेकिन जिस तरह से मुसलमान नाम आते बौखला जाते हैं अंधभक्त जो है, लेकिन सर एक तरफ जो सोफिया कुरैशी जो है कर्नल, दूसरे जो विदेश में जाकर असदुद्दीन वैसी आवाज उठा रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? मुसलमान तो अपना देशभक्ति साबित कर रहा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल देशभक्ति साबित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अपनी देशभक्ति साबित करनी क्यों पड़ रही है सर? आप उन्हें बार बार उनसे देशभक्ति की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या मुसलमान देश में देशभक्त नहीं रहा? क्या हमारे अब्दुल हमीद जो थे 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने अपनी देशभक्ति साबित नहीं करी? क्या अशफाक उल्लाह खान ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को नहीं चूमा? क्या मिसाइल मैन अबुल कलाम आज़ाद जी ने क्या ये बात सोची थी कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं देश के लिए या मुसलमानों के लिए किसके काम कर रहा हूँ? कोई किसी ने कुछ नहीं सोचा, देश सर्वोपरि है। और ये बात बार बार उछल के क्यों आती है कि मुसलमानों को अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है? ऐसा क्यों वाक्य आप पैदा करते हैं? क्या मुसलमान इस देश के देशभक्त नहीं? इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश में खा रहे हैं, इसी देश में कमा रहे हैं और इसी देश की मिट्टी में दफन होते हैं। 22 से 25 करोड़ की लगभग अनुमानित आबादी है भारत देश में, सारे के सारे देशभक्त हैं। हिंदुस्तान उनके लिए सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। भाजपा नेता कह देते हैं, भाजपा नेता का है कि आतंकवाद का धर्म जो है एक जी, आपने सुना होगा कि भाजपा के बहुत लोग कह रहे हैं तो सऊदी में जाके कुछ और कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ शेखों के पास गए ना, वो कैसे बोल पाएंगे वहाँ पे? उनकी तो वो कहते हैं मैं फायर हूँ, फायर वहाँ जाके फ्लावर हो गया। और रही बात जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का एक ही धर्म होता है और उसे मुस्लिम धर्म से जोड़ते हैं, तो अभी NIA की मैं आपको याद दिलाऊँ, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मुंबई कोर्ट में 7 लोगों के लिए उसने जो है आतंकवाद अधिनियम के तहत फांसी की सजा की मांग करी है, जिसमें सर्वोपरि नाम जो है प्रज्ञा ठाकुर का, प्रज्ञा ठाकुर जिसे कहा जाता है, जो अपने नाम के आगे साध्वी लगाती है। दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का। तीसरा नाम है एक और का, उसमें मैं आपको सारे नाम याद दिला देता हूँ, एक सेकंड जरा बस। 7 नाम ऐसे हैं कि जिनके लिए फांसी की सजा की मांग करेगी। तो क्या ये सारे के सारे जो हैं वो है मुसलमान है? नहीं, सारे के सारे हिंदू हैं, तमाम के तमाम लोग ये। लेकिन सर्टिफिकेट तो मुसलमानों को दिया था ना गद्दारी का। सर्टिफिकेट उनसे मांगते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, ये 7 लोग वो हैं जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। आतंकवादी ये भी, और इनके लिए आतंकवाद अधिनियम के तहत इनके लिए फांसी की सजा की मांग करी गई है। और अगर और नाम चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, वेलू पिल्ले प्रभाकरन, लिट्टे का हेड, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन का मुखिया, क्या वो मुसलमान था? दारा सिंह, जिसने उड़ीसा में फादर ग्राहम सेन्स और उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था, क्या वो मुसलमान था? नहीं था। गुजरात के दंगों में गर्भवती का पेट काट के उसके भ्रूण को निकाल के और तलवार के नोक पे लहराने वाला दारा सिंह, वो सॉरी बाबू बजरंगी, क्या वो मुसलमान था? नहीं था। जो आतंकवादी होते हैं आतंकवादी होते हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी आतंकवादी तो वही होते हैं जो बम फोड़ते हैं। भाई आतंकवादी तो ये लोग भी हैं जो लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोगों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। आतंकवाद का मतलब क्या है? आतंक फैलाना। जो आतंक फैला रहा है वही आतंकवादी है। अभी मोदी जी ने जो है विदेशी सामानों को इस्तेमाल ना करने को बोला है। जी जी जी, आपने सुना होगा। जी
बिल्कुल मैंने सुना है, लेकिन उससे पहले एक बयान और भी है सर। दोनों बातें, दो रंगी बातें, दो मुंही बातें। एक दिन वो पहले कह रहे हैं कि हमारा देश जो है अब स्वदेशी बन चुका है, हमारे देश में हर चीज अब उपलब्ध है, हमारे देश में हर चीज बन रही है, आज हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है। एक दिन बाद ही वो कहते हैं कि नहीं जी अब चाइना जो है वो हमारी गणेश जी की मूर्तियां भी बनवा रहा है, छोटी छोटी आंखों वाली, हमें चाइना का बहिष्कार करना चाहिए। और उनकी बात देखिए, मोदी जी की बात उनके अधीनस्थ जो है वो ही नहीं सुनते, उनकी पार्टी के लोग हैं वो ही नहीं सुनते। इधर मोदी जी भाषण दे रहे हैं चाइना का बायकॉट करो, उधर उनके उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 7 चीनी कंपनियों को अपने यहाँ न्योता दे दिया, उनके जो है प्रोजेक्ट वहाँ लगाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? पिछली बार भी इन्होंने 2-3 साल पहले इसी तरह के आह्वान करा था, चीनी चीजों को बायकॉट करो, चीनी कंपनियों को बायकॉट करो। ये तो अच्छी बात है। बेंगलुरु में 12,500 का मेट्रो का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया था। तो ये तो अच्छी पहल है ना मोदी जी की। जी पहल है तो उसे पूरा तो करिए सर, हम भी आपके साथ तैयार हैं। जब पहले आप कह रहे हो कि ठीक है, आप कह रहे हो कि उनका बायकॉट करो, लेकिन बड़ी बड़ी 7 कंपनियों को यूपी में इन्वेस्टमेंट का ठेका दिया जा रहा है। आम जनता से कहा जा रहा है कि वो चाइना की लड़ियां ना खरीदे, लेकिन आप 12,500 करोड़ का बेंगलोर में मेट्रो का ठेका उसको दे देते हो। सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो कहाँ बनती है सर? चाइना की कंपनी द्वारा बनाई जाती है। फिर कैसे आप बायकॉट करोगे? शर्मा जी, इस देश में तमाम ऐसे लगा दिया गया कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। जी जी, ऋषिकांत दुबे खूब गए थे, तो खूब बोलते थे मुसलमान के खिलाफ, लेकिन जब से गया है सऊदी, कतर, वहाँ जाकर सांप सूंघ गया उनको। उनका खूब सर मतलब ये, लेकिन आखिर देश के हिंदुओं को क्या बदलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है? गुमराह करा जा रहा है, लगातार हिंदुओं को भी गुमराह करा जा रहा है और मुस्लिमों को भी गुमराह करा जा रहा है। ये खासियत इस भाजपा की है, तमाम लोगों को गुमराह करके रखना। निशिकांत दुबे यहाँ बैठ के जब ये पहलगाम हमला हुआ था, इसके बाद उनका क्या डायलॉग आया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक पूरा उन्होंने कलमा लिखा था कि अब मैं कलमा सीख लूं, नहीं तो इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। यानी इस बात का उन्हें इल्म था, उन्हें इस बात का ज्ञान था कि आने वाले टाइम में भी आतंकवादी हमले नहीं रुकेंगे, आतंकवादी आएंगे, हमसे पूछेंगे, तो जब वो मुझे पूछेंगे तो मैं तो कलमा पढ़ के निकल जाऊंगा, अपनी जान में बचा लूंगा। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, ना उन्हें विश्वास था कि आने वाले टाइम में हमले रुक जाएंगे और हमारे मोदी जी जो है हमलों को रोक पाने में सक्षम होंगे। इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाना सबसे जरूरी समझा और उसके बाद तमाम लोगों के साथ यही बात करी उन्होंने कि हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। आज वो वहाँ जाके कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। शेखों के उसमें पहुंचे हैं ना, वहाँ जाके उनकी हिम्मत है, बोले। अब जब बात रखते हैं तो बंदा एक जबान रखे ना, इसीलिए इन लोगों को कहते हैं कि दो मुँहे लोग हैं, दोगली जबान के लोग हैं। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो दोगली जबान के लोग हैं। एक जबान रखो फिर आप। गर्म सिंदूर तो बह रहा है ना मोदी जी के रगों में। आज की सदी का सबसे बड़ा जोक है सर ये, सदी का सबसे बड़ा जोक है कि गर्म सिंदूर हमारे रगों में बह रहा है। क्या मतलब, एक सस्ती बी ग्रेड फिल्मों के सी ग्रेड डायलॉग। इससे पहले कादर खान इस तरह के बड़े बड़े डायलॉग लिखते थे, बड़े भारी भरकम डायलॉग लिखते थे। अब कादर खान साहब तो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उसके बाद ये बची, उनकी जगह खाली हो गई थी। बॉलीवुड में बड़ी एक राइटर की कमी महसूस करी जा रही थी, मोदी जी ने इस बात की कमान संभाल ली। और सबसे बड़ी बात आपको एक और बताता हूँ, मोदी जी जो हमारे देश के लोगों का दुख दर्द जो है वो नहीं देख सकते, उन्हें लोगों के चेहरे पे हंसी चाहिए। तो ऐसे ऐसे टाइम में वो हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में कोई ना कोई ऐसा चुटकुला छोड़ देते हैं कि जिससे लोग हंसते रहते हैं। अब जब से उन्होंने कहा मेरी रगों में सिंदूर है, तमाम लोग हंस रहे हैं, तमाम लोग खुश हैं, तमाम लोग आराम से मजे ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा मैं गटर की गैस से चाय बनाता हूँ, उससे पहले कहा उन्होंने कहा बादल आएंगे और तो राडार काम नहीं करेंगे। तमाम राडार वैज्ञानिक, तमाम रक्षा अनुसंधानकर्ता जो थे वो इस बात को सुन सुन के रोज भी आज याद करते हैं और फिर हंसते, कह रहे यार ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई कि बादल आएंगे राडार काम नहीं करेंगे। गैस कंपनियां IGL हुई है और ये BPL हुई है, जितनी बड़ी बड़ी गैस कंपनियां, भारत पेट्रोलियम है जो हमारे को गैस सप्लाई करती हैं, वो सारी कंपनी उनके एम्प्लॉय हंस रहे हैं, यार ये कौन सी गैस की कंपनी आ गई जो गटर की गैस से चाय बना देती है, हमें तो ऐसी कोई नहीं मिली आज तक। और वो कोई लगातार जनता का मनोरंजन करते हो, लगातार मैं बात करते करते मुझे हंसी आ रही है। लेकिन देखिए ना, देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जापान को पचाल करके। मान लिया हमने चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन सर उस चौथी अर्थव्यवस्था का हमें आम जनता को क्या फायदा मिल रहा है ये बताइए। उस चौथी अर्थव्यवस्था को मिलने के बाद क्या आम आदमी की ज़िंदगी में सुधार आ गया है? क्या आम आदमी की एक पर कैपिटल इनकम जिसे कहा जाता है वो बढ़ गई है? क्या आम आदमी को एक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई हैं? अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले इस बात को बड़े जोर शोर से प्रचारित करा जा रहा था, चौथी अर्थव्यवस्था, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। और उसी दिन यूपी में बलिया के हॉस्पिटल में महिला जो है फर्श पे प्रसव हो रहा था, उसको बेड तक नहीं मिला। क्या करें मैं इसी 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का? कोटा में, राजस्थान में, एक जिसे एजुकेशन हब कहा जाता है, वहाँ लगातार बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं, लेकिन हाँ उनके ऊपर इतना स्ट्रेस है, हर रोज़ वहाँ से खबर आती है। और इसी चीज़ को आपको याद होगा, मोदी जी ने भी कहा था कि ये चिंता का विषय है कि कोटा में आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं। आत्महत्या इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आपकी ये जो $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है ये चंद पूंजीपतियों की तरफ ही घूम रही है।